नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लासेज में। कल हमने बात की थी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में, उसकी विशेष स्थितियों के बारे में, और आज अपने बात करने वाले हैं दूरदर्शी के बारे में। तो दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकीय उपकरण होता है जो अत्यधिक दूरी पर स्थित अर्थात अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो वह प्रकाशिकीय उपकरण जो अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है दूरदर्शी कहलाता है। दूरदर्शी दो प्रकार का होता है। पहला होता है अपवर्तक दूरदर्शी और दूसरा होता है परावर्तक दूरदर्शी। आज अपने बात करने वाले हैं अपवर्तक दूरदर्शी के बारे में। तो अपने पास आज का टॉपिक होगा अपवर्तक दूरदर्शी। इस दूरदर्शी का एक नाम और भी होता है जिसे खगोलीय दूरदर्शी कहा जाता है। तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे अपवर्तक दूरदर्शी की संरचना की। अपवर्तक दूरदर्शी की संरचना लगभग वैसी ही होती है जैसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की होती है। इसमें भी दो खोखली नलिकाएं होती हैं और एक नलिका को दूसरे के ऊपर आसानी से खिसकाया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा। वो अंतर ये होता है कि ये अपने पास एक खोखली नलिका है और ये अपने पास दूसरी खोखली नलिका है। यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, उत्तल प्रकृति का होता है। यहाँ पे दूसरे किनारे पे एक दूसरा लेंस लगा होता है, ये भी उत्तल प्रकृति का होता है। इस लेंस को आप वस्तु की ओर रखते हो, अतः इस लेंस को अभिदर्शक लेंस कहते हैं। यहां अपने पास कोई भी वस्तु है, यानी कि कोई भी बिंब हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे होगा मानव नेत्र कुछ इस प्रकार से। तो ये जो लेंस होगा वो मानव नेत्र की ओर होगा, अतः इसको कहेंगे अभिनेत्र लेंस। जबकि ये लेंस वस्तु की ओर होगा, अतः ये कहलाएगा अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस आकार में बड़ा व अधिक फोकस दूरी का होता है, जबकि अभिनेत्र लेंस आकार में छोटा व कम फोकस दूरी का होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में इसका ठीक ऑपोजिट सिस्टम था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिनेत्र लेंस बड़ा था और अभिदर्शक लेंस छोटा था, लेकिन यहाँ पे अभिदर्शक लेंस बड़ा है और अभिनेत्र लेंस है वो छोटे आकार का और कम फोकस दूरी का है। मोस्टली स्टूडेंट्स को यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी में लेंस कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा होता है। तो आप इस छोटे और बड़े को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है वो दूर रखोगे, अच्छे से इसको याद रखोगे कि किस प्रकार की व्यवस्था होती है। इन दोनों नलिकाओं को आप एक दूसरे के ऊपर खिसका सकते हो ताकि इसके लिए जो भी बिंब हो वो एक निश्चित स्थान पर व्यवस्थित किया जा सके। तो ये तो इसकी सिंपल संरचना थी। अब बात करेंगे अपवर्तक दूरदर्शी के द्वारा किरण आरेख है वो किस प्रकार का बनेगा। बात कर लेते हैं किरण आरेख की। तो सबसे पहले अपने पास एक अभिदर्शक लेंस होगा जो बड़े आकार का होगा और अधिक फोकस दूरी का होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि दूरदर्शी अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, अतः अभिदर्शक लेंस के सामने जो वस्तु होगी वो अनंत पे रखी गई होगी। तो अपने पास बड़े आकार का और अधिक फोकस दूरी का एक अभिदर्शक लेंस है जिसका ये मुख्य एक्स हो गया। इस प्रकाश के केंद्र को आप O नाम दोगे। यदि अपने आगे चलते हैं तो डैश 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 अनंत की ओर अग्रसर होंगे। यहां अनंत पे जाकर के हमें कोई एक बिंब रखना होगा और अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें होंगी अर्थात अनंत पे विद्यमान जो भी बिंब होगा उसका प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा बनेगा।
तो अनंत पर जो भी वस्तु होती है उससे आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो सबसे पहले सपोज दैट कि एक प्रकाश किरण प्रकाशिकी के केंद्र O से आपतित हो रही है और ये प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, तो ये प्रकाश किरण बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। और मान लिया कि इसका जो फोकस पॉइंट है वो यहाँ पे है और इसको हमने नाम दे दिया F0। अब एक और प्रकाश किरण अनंत से आएगी, बिंब से आएगी, जो इसके समांतर होगी। सपोज दैट वो ये है कुछ इस प्रकार से, और ये प्रकाश किरण भी अनंत से आ रही है। अब इस प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाएगा, ये प्रकाश किरण अभिसरित होगी, इकट्ठी होगी, तो ये कुछ ऐसे आएगी। तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार से अभिसरित हो जाएगी और यहाँ पे दोनों प्रकाश किरणें आपस में मिलेंगी, तो यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा और ये जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वो यहाँ इस F0 पॉइंट पर हमें प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि इस लेंस के सामने जो बिंब रखा हुआ था वो अनंत पे रखा हुआ था, जिसके लिए प्रतिबिंब फोकस तल पे बनना था। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बना है वो फोकस तल पे बना है और इस प्रतिबिंब को अपने नाम दे देंगे A', B'। अब ये जो प्रतिबिंब होगा इसके आगे अभिनेत्र लेंस रखा होगा जो कि कम फोकस दूरी और छोटे आकार का होगा, तो हम इसके सामने कम फोकस दूरी और छोटे आकार के एक अभिनेत्र लेंस को रखेंगे। ये अपने पास अभिनेत्र लेंस है, इसका हमने प्रकाशिकी के केंद्र समझ लिया E। ओके, अब इस अभिनेत्र लेंस के द्वारा फाइनली प्रतिबिंब बनेगा और इसके लिए जो बिंब होगा वो A', B' होगा। तो इस बिंब का हमें प्रतिबिंब बनाना है। सपोज दैट इसका जो फोकस पॉइंट है वो यहाँ पे है, जिसको हमने FE नाम दे दिया। इसका द्वितीयक फोकस पॉइंट है वो यहाँ पे है, इसको भी हमने इसको FE नाम देंगे, इसको FE' नाम दे देते हैं। ओके, अब इसके लिए जो बिंब है A', B' वो इसके प्रकाशिकी के केंद्र E और फोकस बिंदु FE के मध्य व्यवस्थित होना चाहिए। तो इस बिंब का हमें अब प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए एक प्रकाश किरण प्रकाशिकी के केंद्र से गुजरेगी जो कि बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी जो कि इसके फोकस पॉइंट से गुजरेगी कुछ इस प्रकार से। सपोज दैट ये इसका फोकस पॉइंट है। ओके, अब ये दोनों प्रकाश किरणें आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलने वाली हैं, इनको अपने पीछे बढ़ाएंगे, शायद ये मिलती हुई प्रतीत हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इनको पीछे बढ़ाते हैं। कुछ इस प्रकार से। पीछे बढ़ाने पर ये प्रकाश किरणें इस निश्चित पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ एक अंतिम प्रतिबिंब A', B' हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दूरदर्शी क्या करता है, दूर स्थित वस्तुओं को पास ला के दिखाता है। तो अनंत पे कोई वस्तु थी, यहाँ मानव नेत्र रखा हुआ है, उस वस्तु को उसने यहाँ ला करके हमें दिखाया, नज़दीक ला करके उसको रिप्रेजेंट किया। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी किरणारेख होगा वो अपवर्तक दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी का होगा। अब इस अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हमें ज्ञात करनी है।
तो आवर्धन क्षमता के लिए आपको सूत्र पता है कि m बराबर होता है tan बीटा बटे tan अल्फा। तो सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा को डिफाइन करना होगा। तो यदि यहाँ पे आप मानव नेत्र की कल्पना करते हो तो उसको ये प्रतिबिंब नज़र आएगा a डबल डैश b डबल डैश वाला, और इसके द्वारा जो मानव नेत्र पे एंगल बनेगा ये एंगल होगा बीटा। तो ये एंगल बीटा बन जाएगा। अब अपने बात करेंगे अल्फा की कि अल्फा एंगल कहाँ होगा। तो अल्फा एंगल के लिए आपको अलग से स्ट्रक्चर लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने बिंब को रखा है अनंत पर, अतः इसी एंगल को अल्फा मान लिया जाता है। तो अल्फा और बीटा दोनों ही इसी स्ट्रक्चर में विद्यमान होंगे। अब यदि ये अल्फा है और आगे त्रिभुज पूरा करने की कोशिश करें तो एक ट्राइंगल कंप्लीट नहीं होता। ये अल्फा एंगल है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए, आमने सामने के कोण हो गए, अतः ये दोनों एंगल जो होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, tan बीटा ज्ञात कर लो। tan बीटा के लिए कौन सा त्रिभुज काम आएगा, tan बीटा यदि आप ज्ञात करते हो तो आपको त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी ई ए डैश बी डैश, यानी कि ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से। तो त्रिभुज होगा अपने पास ई ए डैश बी डैश में सूत्र लगा दोगे tan बीटा। अब tan बराबर तो लंब बटे आधार होता है, तो अभिलंब क्या हो जाएगा a डैश बी डैश, आधार क्या हो जाएगा ई ए डैश, ये आधार हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो सबसे पहले आ जाएगा अभिलंब बटे आधार, यानी कि a डैश बी डैश बटे ई ए डैश। ये समीकरण फर्स्ट आ गई, tan बीटा का मान निकल के आ गया। अब अपने tan अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा एंगल है वो यहाँ पे बना हुआ है, तो त्रिभुज कौन सा काम आएगा, ओ ए डैश बी डैश, ये त्रिभुज काम आएगा ओ ए डैश बी डैश। तो अगली बार त्रिभुज काम में लोगे ओ ए डैश बी डैश में सूत्र लगा दोगे जी tan अल्फा इज इक्वल क्या बनेगा, tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इस त्रिभुज में अभिलंब होगा a डैश बी डैश और आधार हो जाएगा o a डैश। तो अभिलंब हो जाएगा a डैश बी डैश बटे आधार हो जाएगा o a डैश। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब आप आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात कर सकते हो। अतः आवर्धन क्षमता क्या बनेगी, m बराबर सूत्र होता है tan बीटा बटे tan अल्फा। तो tan बीटा की वैल्यू पुट करें समीकरण 1 से, गुणा कर दो, भाग में है, वैल्यू उल्टा करके रख देंगे, कुछ इतना काम हो गया। अब a डैश बी डैश से ये a डैश बी डैश कैंसिल हो गया, तो m बराबर क्या बचेगा o a डैश बटा e a डैश। अब आप कार्टेशियन परिपाटी काम में लोगे तो आप o से a डैश तक की दूरी ज्ञात करोगे, o से a डैश तक की दूरी ज्ञात करोगे तो a डैश पर तो प्रतिबिंब भी है और बिंब भी है, लेकिन a डैश पर o के लिए क्या है, प्रतिबिंब है। तो O से लेकर के A डैश तक की जो दूरी होगी वो प्रतिबिंब दूरी बनेगी। साथ में O से लेके A डैश तक की जो दूरी है उसको आप ये भी कह सकते हो कि ये O से लेके F नोट तक की दूरी है। F नोट O वाले का फोकस बिंदु है, अर्थात ये डिस्टेंस फोकस दूरी भी बन जाएगा। तो O से लेके A डैश तक की जो डिस्टेंस होगी वो फोकस दूरी के तुल्य बनेगी। हालांकि ये प्रतिबिंब दूरी भी है, V नोट भी है, लेकिन हम इसको फोकस दूरी के तुल्य लिखेंगे क्योंकि ये O से लेके F नोट तक की दूरी भी है। तो O से लेके A डैश तक की दूरी को आप क्या कहोगे, फोकस दूरी कहोगे, वो भी नोट वाले के लिए, और आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरी है, अतः ये प्लस में है। अब अपने बात करते हैं ई ए डैश की। तो ई ए डैश, ई और ए डैश, ये डिस्टेंस क्या होगी, ई के लिए ए डैश पर बिंब रखा हुआ है,
तो ये डिस्टेंस है वो बिंब दूरी बन जाएगा, और बिंब दूरी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। u है वो e के लिए होगा, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा जी u e के लिए, और ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी है, अतः ये जो मान आएगा वो माइनस में आ जाएगा। कुल मिलाकर के m का जो मान आता है वो एफ नोट बटे यू ई, और माइनस में इसका साइन रहता है। तो ये आ जाएगा आवर्धन क्षमता का मान समीकरण नंबर 3 में। तो ये था अपने पास अपवर्तक दूरदर्शी यानी कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान। अब अपने दो विशेष स्थितियों की बात करने वाले हैं कि दो विशेष स्थितियां किस प्रकार से हमें प्राप्त होंगी। तो पहली विशेष स्थिति क्या होगी, विशेष स्थिति फर्स्ट, सबसे पहले ये जो प्रतिबिंब बना है अंतिम प्रतिबिंब जो कि ये डबल डैश बी डबल डैश है, इसकी कल्पना करोगे आप न्यूनतम स्पष्ट दूरी कैपिटल डी पर। जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी कैपिटल डी पर बनता है, अर्थात अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है, तो अंतिम प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, वी ई होगा। कितनी दूरी पे बनता है, डी दूरी पे बनता है। आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाने पे दूरी मापी जाएगी, तो ये माइनस है, अर्थात वी ई का जो मान है वो माइनस का डी है। इस केस में आवर्धन क्षमता कितनी बनेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है, इससे पहले आप 2 क्वेश्चन कर चुके हो, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो पहले वाले केस को सोल्व करने का तरीका क्या था कि आप लेंस समीकरण काम में लोगे, 1/u ज्ञात कर लो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतिम लेंस के लिए आप लेंस समीकरण काम में लोगे। तो लेंस समीकरण क्या कहती है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और ये लेंस समीकरण ई वाले लेंस के लिए है, तो ये सारी दूरियां ई में रिप्रेजेंट हो जाएंगी। अब इनको हमें कार्य चिन्ह परिपाटी सहित लिखना है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, वी ई का मान माइनस का डी है, ये हो गया माइनस का 1/d, माइनस यू ई का मान माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे यू जो डिस्टेंस है वो सामने मेजर करनी पड़ेगी, आपतित किरण की विपरीत दिशा में हमें जाना पड़ेगा मापने के लिए, अतः यू ई माइनस में होगा। तो माइनस और माइनस मिलके प्लस का निर्माण कर लेंगे, तो ये प्लस 1/u ई बन जाएगा। अब आप यहाँ से 1/u ई का मान ज्ञात कर सकते हो, तो 1/u ई का मान कितना बनेगा, 1/f ई प्लस 1/d बनेगा। ये समीकरण नंबर 4 में 1/u ई का मान निकल के आ गया। अब आप 1/u ई का मान समीकरण 3 में पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 4 से आप 3 में मान रखोगे तो फिर अपने पास m का सूत्र क्या बनेगा, माइनस एफ नोट 1/u ई की वैल्यू पुट कर दो, 1/f ई प्लस 1/d है, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, माइनस एफ नोट बटे एफ ई प्लस एफ नोट बटे डी, समीकरण नंबर 5। ये हो गया जी अपने पास पहले केस में आवर्धन क्षमता का मान। अब अपने बात करेंगे दूसरे केस की कि दूसरे केस में आवर्धन क्षमता कैसे निकल के आती है। तो सेकंड अपने पास विशेष स्थिति होगी जब अंतिम प्रतिबिंब अधिकतम स्पष्ट दूरी अनंत पर बनता है।
अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि VE का जो मान है वो इन्फिनिटी है, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बना, मतलब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो अनंत पे बना है। तो इस अभिनेत्र लेंस के लिए जो बिंब रखा जाएगा वो इसके फोकस बिंदु पे होगा, फोकस दूरी के तुल्य दूरी पे होगा। हो तो जो बिंब दूरी होगी UE वो कितनी बनेगी, बिंब दूरी UE का मान FE होगा। ये केस उत्पन्न हो जाएगा। तो बिंब दूरी सीधी कितनी बन जाएगी, फोकस दूरी के तुल्य बन जाएगी। तो ये वैल्यू आप डायरेक्टली समीकरण 3 में पुट कर दीजिए। अतः आवर्धन क्षमता यहाँ से कितनी बनेगी, -F0 और बटे में UE के स्थान पे क्या लिख दोगे, FE लिख दोगे। तो ये हो जाएगा F0 बटे FE, ये आवर्धन क्षमता का मान निकल के आ चुका है दूसरे वाले केस में। तो ये तो बात हो गई अपने पास दोनों ही केस की आवर्धन क्षमताओं की। अब अपने बात करेंगे दोनों ही केस में नलिका की लंबाइयाँ कितनी होंगी। नलिका की लंबाई आपको चेक करनी है। तो नलिका की लंबाई एक्चुअली होता क्या है, दोनों लेंसों के मध्य की जो दूरी होती है वो नलिका की लंबाई होती है। नलिका की लंबाई ठीक वैसे ही कैलकुलेट करनी है जैसी आपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में की थी। तो सबसे पहले आप जो बीच में प्रतिबिंब बना है उसको एक मीडिएटर हेल्पर मान लो। तो O से लेके E तक की दूरी आपको ज्ञात करनी पड़े तो O A' तक की दूरी प्लस कर दो A' से लेके E तक की दूरी, इन दोनों दूरियों को आपस में जोड़ दोगे तो O से लेके E तक की दूरी आ जाएगी। तो यदि मैं पहले वाले केस की बात करूं तो नलिका की जो कुल लंबाई निकल के आएगी, L का जो मान होगा वो कितना बनेगा, जी पहली स्थिति में जो L का मान आएगा वो होगा O से लेके A' तक प्लस A' से लेके E तक L। O से लेके A' तक कौन सी दूरी है, O से A' तक कह लो या O से F0 तक कह लो, ये बनेगी फोकस दूरी O वाले लेंस के लिए, यानी कि इसको आप F0 कहोगे। प्लस दूरी है, जोड़ना है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी काम में नहीं लेनी है। अब A से लेके E' तक की ये जो डिस्टेंस है वो इस लेंस के लिए बिंब दूरी बनेगा, यानी कि ये बन जाएगा UE। तो ये अपने पास नलिका की कुल लंबाई निकल के आ गई स्थिति नंबर फर्स्ट के लिए। अब स्थिति नंबर सेकंड के लिए नलिका की लंबाई यदि आप देखते हो तो जाहिर सी बात होगी कि जब आप अंतिम प्रतिबिंब अधिकतम स्पष्ट दूरी अनंत पे बनाते हो तो इसका जो बिंब हो जाएगा जो कि A', B' है वो इसके फोकस बिंदु पे आएगा। अर्थात ये जो आपको A', B' नज़र आ रहा है वो यहाँ न होकर के यहाँ FE पे होगा। कुल मिलाकर के ऐसी व्यवस्था बनेगी। ये पर जो बिंब है A', B' वो यहाँ होगा FE पे, और ये जो F0 है वो भी इसी पॉइंट पे आ जाएगा। कहने का मतलब कि अनंत पे जो बिंब रखा हुआ था स्टार्टिंग में उसका प्रतिबिंब तो इसके फोकस बिंदु पे बनना था, F0 पे बनेगा, फोकस तल पे बनेगा, और इसके द्वारा भी प्रतिबिंब आपको अनंत पे बनाना है तो इसका बिंब भी इसके फोकस पॉइंट पे आएगा। कहने का मतलब इस एक पॉइंट के 3 नाम हो जाएंगे, यही तो F0 होगा, यही FE होगा और यही A' होगा। तो कुल मिलाकर के अब यदि आप नलिका की लंबाई ज्ञात करते हो तो O से लेके A' तक यानी कि F0 तक, और आगे A' से लेके E तक यानी कि FE से लेके E तक, तो कुल मिलाकर के इस दूरी को आप क्या कहोगे, O से E के बीच की जो नलिका की कुल लंबाई है वो क्या बनेगी, O से लेके F0 जो कि F0 बन जाएगा, L बराबर F0 हो जाएगा, प्लस आगे वाली जो डिस्टेंस है वो बनेगा FE से लेके E तक, यानी कि ये भी फोकस दूरी बनेगा E के लिए और ये बन जाएगा FE,
ओके, इसको आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि पहले वाले केस में नलिका की लंबाई एफ नोट प्लस यू ई है, सेकंड केस में जो है वो यू ई का मान एफ ई हो गया, तो आप सीधा यू ई के स्थान पे एफ ई वैल्यू पुट कर दो तो नलिका की लंबाई बन जाएगा एफ नोट प्लस यू ई के स्थान पे आ गया एफ ई। तो ये दूसरे केस के लिए नलिका की कुल लंबाई निकल के आ चुकी है। तो ये था अपने पास अपवर्तक दूरदर्शी, उसका किरण आरेख, आवर्धन क्षमता और उसकी विशेष स्थितियाँ। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ यहाँ से कि यह जो द्वितीयक कंडीशन है, अंतिम प्रतिबिंब हमें अधिकतम स्पष्ट दूरी पर बनाना है, उस केस में आपको किरण आरेख का निर्माण करना है। यानी कि आपको एक किरण आरेख रफ कॉपी में बना करके देखना है कि अंतिम प्रतिबिंब हमें अनंत पे बनाना पड़े तो उसका किरण आरेख किस प्रकार का होगा। ध्यान ये रखना, जो स्टार्टिंग का बिंब था वो भी अनंत पे है और अंतिम प्रतिबिंब है वो भी अनंत पे बनाना है। थोड़ा सा मैं क्लू दे देता हूँ आप लोगों को कि इसके द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनाना है, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। साथ ही इसका जो बिंब होगा, अभिनेतर लेंस का बिंब, वो इसके फोकस बिंदु पे रखा हुआ होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आप किरण आरेख बनाने की कोशिश करोगे। कल हम इस किरण आरेख को वापस क्लास में रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि अनंत पर यदि प्रतिबिंब बनाना हो तो किरण आरेख उसका किस प्रकार से बनेगा। आई होप आप उस किरण आरेख को आसानी से बना पाओगे। ट्राई कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।